नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद एक बार फिर ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। हालांकि चुनावी नतीजों का दिन हो और ईवीएम पर सवाल न उठे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला, तो वहीं हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा ने जीत का कमल खिलाया। इन विधानसभा के नतीजों का स्कोर देखा जाए तो 1-1 है, लेकिन कांग्रेस इस स्कोर से खुश नहीं है। कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों में ईवीएम का गोलमाल नजर आ रहा है। मंगलवार को वोटों की गिनती के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी थी। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन कुछ घंटों बाद के रुझानों में कांग्रेस पार्टी पिछड़ती चली गई। ये जो नाटकीय उलटफेर हुआ, ये वजह रही कि ईवीएम को एक बार फिर कोसा जा रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के रिजल्ट और वहां की ईवीएम को लेकर कोई शोर नहीं मचा रही, लेकिन जहां कांग्रेस की हार हुई, वहां उनको हरियाणा की ईवीएम में खराबी नजर आने लगी। ऐसे में कश्मीर का ईवीएम हरियाणा आते आते कैसे खराब हो गया? कांग्रेस के कई बड़े नेता सीधे सीधे ईवीएम पर सवाल दाग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ईवीएम के मामले में दो भागों में बटी नजर आ रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ईवीएम को छोड़ चुनाव आयोग और भाजपा को आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सुबह 2 घंटों के बीच चुनाव आयोग की साइट धीमी पड़ गई थी। इस दौरान भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाकर बढ़त बना लेगी। इस बीच बहती गंगा में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। भाई उलटफेर जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन क्या गणित रहे, ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहीद शहादत हुई, और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं। जनता तो वोट दे नहीं रही। मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा 1 आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। तंत्रों का दुरिस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, और लोगों की जो भावना थी, और सबने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था, परिवर्तन के पक्ष में था, और आज वो परिणाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता। तो प्राथमिकता हमारे लिए ये है, विश्लेषण जरूर होगा। भाई उलटफेर जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन क्या गणित रहे, ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। हरियाणा में
आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहीद शहादत हुई, और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही। आ कहां से रही, गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। बहुत करीबी मुकाबला था, 32 वोट से हम पिछड़ गए और बीजेपी के कैंडिडेट 32 वोट से जीते हैं। वो तो विश्लेषण करेंगे क्या कमियां वगैरह, अभी तो गिनती हुई है, देखेंगे बाद में। नहीं, वो मशीन को नहीं था, एक मशीन में वो जो मॉक पोल होता है वो डिलीट नहीं किया हुआ था, तो वो 31-32 हज़ार वोट आई हैं, तो बिल्कुल निश्चित चीज़ है वो तो। लेकिन मैं उसको दोष नहीं देता, 32 वोट की हार अब इसको आप किसी भी तरह से देख। देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन जी, एक बार फिर चुनाव के नतीजे और सवाल सीधे ईवीएम पर, क्या कहना है इसके बारे में? ईवीएम पर सवाल से ज्यादा ये सवाल है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। जी। चुनाव आयोग सुबह जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, दो तीन मतलब मेमोरेंडम दिया गया, 2-3 पॉइंट थे जिस पे उनको जवाब देना था, पर वो सवालों से बचते रहे। जब तीसरे चौथे चरण की काउंटिंग हो रही थी तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि रिजल्ट बदलना शुरू हुआ। कुछ ऑब्जर्वेशन थी हमारे बूथ काउंटिंग एजेंट्स की, उन्होंने इसको बताया और तुरंत इसके बारे में चुनाव आयोग को सूचित भी किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर सही जवाब देने से बचता रहा और शाम तक उसने दोबारा पत्र लिखा। 3:30 बज गए थे, तब तक चुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी थी। ये पहला मुद्दा ये था कि जब मशीनें खुलना शुरू हुई तो 65%, 60%, 70% बैटरी दिखा रहा था ईवीएम की, क्योंकि ईवीएम दिन भर इस्तेमाल हुई थी पोलिंग के दिन, और उनमें कांग्रेस बढ़त भी थी। फिर वो मशीनें खुलना शुरू हुई जो 99% चार्ज थी। इस बारे में पर्याप्त साक्ष्य दिए गए हैं सब उनको, और उनमें भारतीय जनता पार्टी एक बार की 60 से 70%, 80% की लीड लेने लग गई। ऐसा चुनाव आपने कभी देखा है जिसमें वहां की जनता ने, वहां के लोकल पत्रकार, जो बाहर से गए पत्रकार वो हो, चुनाव को जो लोग देखते समझते, चुनाव को जो पढ़ते हैं, काम करते हैं, वो लोग हो फ्रॉडस्ट और जी रोहन जी, आवाज आ रही? 10 रैलियां जी करें। जी। हाँ, तो आप समझिए कि चुनाव जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद हारा हुआ मानी थी, मनोहर लाल खट्टर भारत के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ये सबको पता। वो कितने एरोगेंट तरीके से जवाब देते हैं, किस तरह से उन्होंने पिछले 10 साल को हरियाणा को देखा। हरियाणा पूरे प्रदेश में बेरोजगारी में सबसे आगे है। हरियाणा के गुड़गांव जैसा शहर जो कि मतलब कितनी तेज तरक्की कर रहा था, आज किस हालात में आ गया। तो जी ठीक है रोहन जी, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह भी जुड़े हैं, पूर्व विधायक हैं भाजपा के, हम उनसे जानना चाहेंगे। सुरेंद्र जी, क्या कहना है? कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि ईवीएम खराब थी, जहां पे 99% चार्ज थी ईवीएम, वहां पे भाजपा को जिताया गया, और जहां पे 60-70 ईवीएम की मशीनें चार्ज थी वहां पे कांग्रेस जीत हो रही थी। ये आंकड़े कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि चार्जिंग को लेकर कांग्रेस की जीत हार दिखाई दे रही है। जी जी, ऐसा बहन की देखिए, विपक्षी बंधुओं का ईवीएम खराब नहीं है, दिमाग खराब है जी। वो जो है एक तरह से देख लीजिए ना, तो इस बार इस हरियाणा का चुनाव ये प्रमाणित कर दिया कि राष्ट्रभक्ति हमेशा जो है परिवार भक्ति और इस्लाम भक्ति से ऊपर होता है जी। हरियाणा के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राष्ट्रभक्ति को सलाम किया और परिवार भक्ति और इस्लाम भक्ति वालों को वहां से खदेड़ा, हराया। और ये शुद्ध रूप से आज भारत के राजनीति में दो स्वरूप दिखने को बहन जी मिल रहा है पत्रकार महोदया, कि एक तरफ ऐसा नेता
महान नेता, जिसके जिसके जीवन में, जिसके दिमाग में केवल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे बलवान होगा, कैसे शक्तिशाली बनेगा, यह सोच है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, कांग्रेस और उसके अलायंस के लोग ऐसे लोग हैं जिनके मन में केवल परिवार और इस्लाम है। इस्लाम कैसे भारत में भी विकसित हो जाए और परिवार हमारा कैसे विकसित हो जाए, यही उनका चिंतन है। तो मैं हरियाणा के बंधुओं का, सम्मानित जनता को अभिवादन करना चाहता हूं कि हरियाणा की धरती आज भी प्रमाणित कर दिया कि हम लोग राष्ट्रभक्ति के साथ हैं, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ हैं और राजनीतिक बेईमानों के साथ नहीं है। इनके पास केवल एक सोच है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके कैसे कुर्सी प्राप्त किया जाए, और दूसरी तरफ ऐसा सोच है कि हमारी देश की जनता, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान कैसे आगे बढ़ेगा, यह सोच है। तो ये एक तरह से श्रेष्ठ चिंतन का जीत है। और एक दूसरी तरफ जो गंदे सोच के लोग हैं, जिनके मन में परिवार है और केवल अपने परिवार का विकास और अपने अधिक से अधिक उठते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट लेकर के आगे बढ़ने की बात सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी एक नेहरू परिवार के अयोग्य राजनेता है जी। और इस अयोग्य राजनेता से, परिवार के, देश के नेता नहीं है, वो नेहरू परिवार के अयोग्य एक बेटा है, हो सकते हैं, लेकिन भारत के नेता नहीं हो सकते हैं। नेहरू परिवार के एक अयोग्य बेटा जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो भारत के कभी नेता, सम्मानित नेता नहीं हो सकते हैं। नेता तो परमात्मा ने पैदा किया है भारत की धरती पर, मोदी और योगी जैसे व्यक्तित्व को, जिसके जीवन में जो कुछ भी है वो देश के लिए है, देश की जनता के लिए है। और इस तरफ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अपना परिवार कैसे राजनीति में आगे बढ़ेगा, यही सोच है। तो मैं हरियाणा की जनता को हृदय से अभिवादन करते हुए नमस्कार करता हूं और वंदन करता हूं कि उन लोगों ने फिर एक बार प्रमाणित कर दिया कि हरियाणा की धरती हमेशा, जहां देश का स्वाभिमान जब आता है तो स्वाभिमान के साथ रहता है और राजनीति में अपने परिवार की चिंता करने वाले राजनीतिक बेईमानों के साथ नहीं रहता है। जी ठीक है। रोहन सिंह जी, जिस तरफ हरियाणा की हार को कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम से छेड़खानी और इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर को जीत को आप कहां देखते हैं? वहां पे भी तो वैसे ईवीएम थी और इलेक्शन कमीशन था, फिर वहां पे कांग्रेस की जीत को अपनी शाबाशी दे रही है। रोहन जी, आवाज आ रही है? रोहन जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम सुरेंद्र जी से जानना चाहेंगे। सुरेंद्र जी, क्यों कांग्रेस वाले जहां हरियाणा की हार नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कहना है कि ईवीएम की खराबी और इलेक्शन कमीशन पर दबाव, तो वहीं जम्मू कश्मीर की जीत को वो अपना हक मान रहे हैं कि वहां पे तो हमारी जीत की दावेदारी ही थी। देखिए पत्रकार महोदया जी, ये तो भारत की राजनीति में स्पष्ट है कि जहां भी मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, वहां पर किसी कांग्रेस और सपा और बसपा या किसी अन्य पार्टी की जरूरत नहीं है। वहां पर भाजपा को हराने के लिए मुसलमान पहले से सोच रखता है, क्योंकि उनके दिमाग में भारत नहीं है, उनके दिमाग में हमेशा पाकिस्तान में बैठा हुआ उनका आका है। तो ऐसे लोग हमेशा राष्ट्र के लिए काम नहीं करते। उनका एक ही सोच है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सोच वाले नेता कैसे कमजोर हों। मुसलमानों का, अधिकांश मुसलमानों का यही सोच होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो कांग्रेस और सपा और बसपा नहीं जीतती है। वहां पर राष्ट्र विरोधी ताकतों का जो वर्चस्व है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, संख्या बल में, इसलिए वो जीतता है। नहीं तो जहां भी मुसलमान कमजोर हैं, संख्या में कमजोर हैं, वहां पर भाजपा जीतती है और जीतेगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो भारत की राजनीति दो भागों में बट चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान परस्त मुस्लिम समुदाय और उनकी पार्टी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की में रहने वाले हमारी जनता, इंसान, और यही दो भागों में राजनीति आजकल भारत की चल रही है। और मुझे विश्वास है कि भारत की जनता फिर उस योगी जी के नारे को बुलंद करेगी और मानेगी, स्वीकार करते हुए मानेगी कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। तो ये भारत की अब हिंदू जनता, हिंदुस्तान के हिंदुत्व सोच के लोग बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान को ताकतवर बनाना है तो हिंदुस्तान में मोदी और योगी जैसे नेताओं को के नेतृत्व में ही भारत विकसित हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। जी सुरेंद्र जी और रोहन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से ईवीएम पे लगातार सवाल उठते हुए, कहीं ईवीएम पे सवाल उठ रहा है तो कहीं इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठना है। इसके साथ साथ कांग्रेस वालों ने तो ईवीएम की चार्जिंग पे भी अब सीधे तौर पर सवाल उठा दिया है।
तो वहीं हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक बाजी मार ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है। हरियाणा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। तो वहीं हरियाणा हारने पर कांग्रेस के भीतर घमासान मच गया है। हार की वजह तलाशी जा रही है और एक दूसरे पर दोष का ठीकरा गढ़ा जा रहा है। बता दें, कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में इस हार को पचा नहीं पा रही है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर ली है। वहीं इस रेस से बाहर मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी ने जो बाजी पलट दी, उससे तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान दिखे नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव परिणामों के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा चुनाव की जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश बरतने हुए कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। जनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये, लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। हरियाणा का माहौल कुछ और लग रहा था। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट हों, बड़े से बड़े विद्वान हों, या खुद बीजेपी के खुद नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं थे हरियाणा के बारे में, तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी परिणाम आया तो आप देखिए तो एक तरफा है, और उसमें पहले से हम लोग जान रहे थे कि भाई कश्मीर में जो चुनाव है वहाँ बीजेपी की हार होगी। मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट।
तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। भाई उलटफेर जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन क्या गणित रहे, ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहादत हुई, और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं। जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही, गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल इस पे सर्वे करेंगे। रीजन क्या है? राहुल गांधी भी रहे, प्रियंका गांधी भी रहे, सभी लोग गए वहां का। हवा भी, मैं भी गया 2 रोज के वास्ते। हवा तो अच्छा ही था, अब के बाद कांग्रेस को आता बोल के सभी लोग बोले, मगर ये रिजल्ट देखने के बाद कहां गलती हुआ इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इसके ऊपर बैठना, क्या क्या गलतियां करे, कई को अवाम अपने को वोट नहीं डाले, इसके ऊपर चर्चा करना, ताकि आने वाले दिनों में, क्यों तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत लीडर था, 2 मरतबा सीएम था, उसके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे बोल के समझे थे। मगर रिजल्ट वही जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी गए, और कन्याकुमारी से कश्मीर जाने के बाद वहां पर भी जम्मू कश्मीर के लोग भी इस देश का हिस्सा बोले। कल बोल रहे थे हमको कश्मीर अलग होना, उन लोगों में भी चेंज आया और नेशनल फ्लैग पकड़ के फिरे। उसी वजह से वहां फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसीपी और अलियंस से जीते। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। यहाँ पर भी हरियाणा में चर्चा चलना, आने वाले दिनों में गलतियों को सुधार के फिर सरकार बनाने की हमारे भूपेंद्र सिंह को कोशिश करना चाहिए। हार जीत तो रहता। बस प्रखर का हमने हरियाणा चुनाव के बाद से ही लगातार सवाल के घेरे पे कांग्रेस ने सभी को खड़ा किया है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की जीत से कांग्रेस खुश है, उसका कहना है कि हमने काम किया, हम लोग भाजपा से नाराज थे इसलिए कांग्रेस की जीत हुई। तो वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों को ये कह के टाला जा रहा है कि ईवीएम में खराबी की गई और इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला गया। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस पार्टी ने हैरानी जताई है। पार्टी ने कहा कि जहां जीत रहे थे वहां भी हार चौंकाने वाले हैं। चुनाव के नतीजों को अप्रत्याशित और लोक भावना के खिलाफ बताते हुए पार्टी ने कहा कि इस जनादेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य में लोकतंत्र नहीं बल्कि तंत्र की जीत हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने षड्यंत्र का आरोप लगाया और ये दावा किया कि 3-4 जिलों में ईवीएम को लेकर शिकायतें आई, जिसके बाद चुनाव आयोग को अवगत कराया जाएगा। बता दें कि रमेश ने कहा कि हमसे जीत छीनी गई है, आज जो नतीजे आए हैं वो जमीनी हकीकत के अनुसार नहीं है। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता विकास तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता तमीज हमारे साथ, आप प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
बता दें कि और कांग्रेस से तमजीद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात भाजपा से। विकास जी, क्या लगता है हरियाणा जीत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, विपक्ष ने ये पूरी तरह से मान लिया था कि हरियाणा में भाजपा की हार तय है और कांग्रेस की जीत। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं जो है हरियाणा की जनता को, हरियाणा की प्रबुद्ध जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। यह जीत हमारे नेतृत्व की जीत है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया है, उसको समर्पित है। हरियाणा के नेतृत्व को एवं वहाँ की हमारे जो कार्यकर्ता हैं एवं वहाँ की प्रबुद्ध जनता को, इन सभी लोगों को यह जीत समर्पित है। और पहले दिन से लेकर के हमेशा तक हम लोग इस बात को आश्वस्त थे कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बनने जा रही है। ये बेवजह का प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन वाले फैला रहे थे। ऐसा एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 100 सीट भी लोकसभा में नहीं जीत पाए, 99 पर रुक गए राहुल गांधी जी और उनका कारवां। तो उनको लग रहा था कि अब वो हमेशा पूरा बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे और सभी राज्यों में जीत जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग पहले से आश्वस्त थे और मतगणना के दिन से लेके अंतिम तक हम लोग आश्वस्त थे कि हमारी बहुमत की सरकार बनने वाली है और वैसा ही हुआ जैसा हम लोग का क्या कहते हैं कि आशा थी, आशा अनुरूप हम लोग का परिणाम आया है। इसलिए हम लोगों को इसमें कहीं से किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं। ठीक है विकास जी। तमजीद जी, हम जानना चाहेंगे पहले तो जो जम्मू कश्मीर के नतीजे आए उसमें वहां पे कांग्रेस को जीत मिली, तो वही हरियाणा के नतीजे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले, क्योंकि कांग्रेस को पूरा यकीन था कि वो चुनाव जीतेगी। कहां पे कमी रह गई? तमजीद जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हम प्रखर श्रीवास्तव के पास जाना चाहेंगे। प्रखर जी, जहां एक तरफ कांग्रेस को भरोसा था कि हरियाणा में वो बिना गठबंधन के जीत जाएगी, वहीं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भरोसा था कि हरियाणा में बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग के कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। तो ऐसे में क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? अर्चना जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी पत्रकारों को नमस्कार। अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल साफ साफ कहा था, बिल्कुल खुले शब्दों में कहा था कि कोई भी किसी की भी सरकार बनेगी उसकी चाबी जो है वो आम आदमी पार्टी के पास रहेगी जी। और देखिए, चुनाव बीत गया, निष्कर्ष आ गया और मैं आज एक डाटा लेकर बैठा हुआ हूँ अर्चना जी, जो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक उसको ध्यान पूर्वक सुने और समझें कि कहाँ हमारे इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस के साथ कांग्रेस से गलतियां हो गई। देखिए, हरियाणा का पूरा चुनाव बीत गया और आज इस वक्त तमजीद अहमद साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता हैं और हमारे बड़े आदरणीय हैं। मैं उनसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अर्चना जी, तमजीद जी, हमें और आपको ये देखना जरूर होगा कि कांग्रेस ने कहाँ कांग्रेस से चूक हो गई। देखिए, इस बार सबसे अच्छा मौका था कि हम सरकार, कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती थी, वहां पर पूरा मौका था। और निश्चित तौर पे लगातार माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी कहते हुए आए लगातार कि इस बार हरियाणा में चुनाव अगर इंडिया गठबंधन साथ में मिलकर लड़ता तो निष्कर्ष अलग निकलते, क्योंकि हम जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे, हर तौर तरीके, साम दाम दंड भेद तीनों तरीके अपनाती है किसी भी तरीके से निस्त नाबूद करने के लिए सामने वाले विपक्षी दल को। खैर, मैं मुद्दे को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं सीधे से आंकड़ों पर की बात करता हूँ। अर्चना जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो निकला वो निकला 39.09% जो उनको वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर जो मिला है वो मिला है 39.94% और आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर हरियाणा में रहा है वो 1.8% रहा है। अगर आप ये सोचिए, अगर यही गठबंधन आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और
और कांग्रेस में होता तो जी। निष्कर्ष आज कुछ और होता। और हम बिल्कुल। लोग तो लगातार कहते हुए आ रहे थे अर्चना जी बिल्कुल। कांग्रेस से कि एक सकारात्मक राजनीति के तहत हम दोनों मिलके, हम तीनों लोग मिलके चुनाव लड़ते हरियाणा में, और हरियाणा में आप अपनी सरकार बनाना, आप अपना मुख्यमंत्री रखना, सब कुछ आप अपना रखना। मगर हमारा सिर्फ एक उद्देश्य हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से चुनाव हराना है। खैर, आपको मैं और आंकड़े देता हूं। एक मैं आंकड़े लेकर बैठा हुआ हूं आज अर्चना जी बिल्कुल, कि किस तरीके से कांग्रेस के ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस कहां कहां हारी। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते, वहां से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी जीता है। एक असंध की सीट आती है जहां पे जो जीत का आंकड़ा होता है 2306 वोटों का होता है, जिसमें आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलता है वो 4290 का होता है। एक ये पहली सीट हो गई। दूसरी सीट है डबवाली की, जहां पे 610 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा। आम आदमी पार्टी को जो वहां से वोट शेयर मिला है वो 6606 का वोट मिला है। तीसरे वोट शेयर में बात करते हैं दादरी एक सीट है हरियाणा में, जहां पे 1900 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी हारा है। आम आदमी पार्टी को वहां वोट मिला 1400 वोट मिला। जगाधरी एक जगह है हरियाणा में, वहां पर 6888 वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा। वहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिला 43813 वोट। रानिया 4991 4190 वोटों से वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा। आम आदमी पार्टी को वहां से कैंडिडेट को वोट मिलता है 4689। रेवाड़ी 28000 वोटों से क्या कहते हैं कांग्रेस प्रत्याशी हारा है। आम आदमी पार्टी को रेवाड़ी से वोट मिलता है 18427। और एक और सीट रही 7वीं सीट उचाना, वहां पे कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो 32 वोटों से हारा, और आम आदमी पार्टी को वहां से वोट मिलता है 2495। ठीक है, देखिए आप कुछ चीज इस आंकड़ों को समझिए, और आपके दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। तौहीद साहब भी बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। अगर यही हम लोग मिल के चुनाव इसी तरीके से अगर आपके हरियाणा की कांग्रेस कमेटी आम आदमी पार्टी को साथ में लेके चलती, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव को साथ में लेके चलती, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी और माननीय अखिलेश यादव जी मिलकर चुनाव करते, और ये परिणाम जो आज दिख रहा है ना, जो कुछ प्रतिशत वोट से कांग्रेस की सरकार बनते बची है, वो आज परिणाम कुछ और होता। तमजीद जी से जानना चाहेंगे। तमजीद जी, प्रखर जी ने पूरे आंकड़े बताए, क्या कहना है? अगर राहुल गांधी की बात मानी गई होती और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया होता, तो क्या आज हरियाणा की तस्वीर कुछ और नजर आती? देखिए, नमस्कार जी। अब चूंकि इस वक्त सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, एंड एवरीबडी बिकेम प्रोफेसर ऑन इट्स ओन। कल सुबह 11 बजे तक सब लोग बता रहे थे कैसे कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के हार की वजह क्या है जी। बट अनफॉर्चुनेटली जीत के बहुत सारे टेकर्स होते हैं। ये है क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, सारी बातें अब बेमानी हो, क्योंकि हमारा पूरी जिस तरीके से ये चुनाव के नतीजे आए जी, जिस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी हुई है, हमारा तो सवाल उस पे है, साथ लड़ते किसके साथ नहीं लड़ते वो एक अलग प्रश्न है, उस पर अलग से विश्लेषण हो सकता है जी। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे 11 बजे तक वॉचमैन तक नहीं पहुंचा था कि वहां पे जाके पार्टी के कार्यालय का ताला खोल दिया जाए और ऑफिस खोल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एग्जिट पोल आने के बाद 2 दिन तक डिबेट पे नहीं है, पता था कि क्या सिचुएशन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ये तैयारी कराई गई थी कि आपको पार्टी को डिफेंड कैसे करना है। अचानक से ऐसे परिणाम, निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं और हमसे भी विश्लेषण करना है, और सिर्फ ये हमारा फेलियर नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, प्राइम टीवी के बहुत सारे पत्रकार हरियाणा के चुनाव में गए हुए थे और मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी, पत्रकार साथियों से, राजनीतिक विश्लेषक साथियों से, तो ये कह रहे थे, एक सुर में कह रहे थे, बहुत सारी, मेरे को आवाज बहुत मुश्किल से बोल रहा हूँ, मुझे सुनाई पड़ रही है। प्लीज आप टेक्निकल टीम से बोलिए कि इसको ठीक कराएं।
जो टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि आवाज तमजीद जी तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी क्लियरेंस करें। जी अभी आ रही है? ठीक है जी, तमजीद जी बताइए। जी, तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी को अपने चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं था, 9.5 साल बाद उस चीफ मिनिस्टर को बदल दिया गया। जी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैरेटिव नहीं था चुनाव में, सिर्फ एक ही नैरेटिव था कि कुमारी शैलजा जी नाराज है। एक नैरेटिव था जिसपे चुनाव लड़ रहे थे। न तो किसानों की बात कर रहे थे, न पहलवानों की बात कर रहे थे, न तो नौजवानों की बात कर रहे थे। उसके बाद इस तरह के प्रत्याशित नतीजे आएंगे तो सवाल तो खड़े हो जाएंगे। और एक बात मैं कह देता हूँ, कल भारतीय जनता पार्टी के बाद हम लोग भी हरियाणा में ही थे, सड़कों पे न कोई जश्न हो रहा था, न कोई पटाखे फोड़ रहा था, न कोई मिठाइयां बांट रहा था, सब स्तब्ध थे। तो सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि लोग नाराज थे और नाराजगी के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो लोग खुशियां भी नहीं मना रहे हैं। अगर लोगों ने वोट दिया होता, अगर ये नेचुरल जीत होती तो निश्चित रूप से लोग खुशियां मना रहे होते, पटाखे छुड़ा रहे होते, जैसे होता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कल जो बॉडी लैंग्वेज था सारे लीडरों का हरियाणा के, उनका खुद ही बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि पूरी तरीके से प्रत्याशित या अचंभित थे। ये हो क्या गया? हम लोग तो इस्तीफा लिख के रखे हुए थे, कल जाके इस्तीफा देना है, अचानक से क्या चमत्कार हो गया? तो बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो चुके हैं। निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया पे सवाल खड़े हो चुके हैं और हम लोग भी विश्लेषण हर पहलू पे कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, संविधान की लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा चलिए, कल जीत के बाद भी आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच यही थी कि कांग्रेस पार्टी जात पात की बात कर रही है। हम निश्चित रूप से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और मजबूती से करेंगे जी। अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग ये सोच रहे हो कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ना बंद कर देगी एक हार से, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच रहे हैं कि समाजवाद की बात करना बंद कर देंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हो कि हम जातिगत जनगणना की बात कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम हिस्सेदारी की बात करना बंद कर देंगे, तो बहुत बड़े मुगालते में। उन्हें नहीं पता ये हमारे लिए विचार है और ये हम करके रहेंगे, सामाजिक न्याय करके रहेंगे, जातीय जनगणना करा के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस मुगालते से बाहर आना चाहिए। अगर वो ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कल से लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि कांग्रेस पार्टी जात पात की बात कर रही है, नहीं चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले, ये नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को पता चले कि सारा धन इन्होंने अडानी अंबानियों को बांट दिया है, ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि 90% लोगों की हक और हुकूक इन्होंने मार के बैठा हुआ है, ये नहीं चाहते कि ये बातें हों। लेकिन कांग्रेस पार्टी का विचार पक्का है कि लोगों को हक और अधिकार दिला के रहेंगे, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़के रहेंगे, संविधान बचा के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी मुगालते में नहीं आना चाहिए कि ये जीत ये ऐसी जीत इस पे हजार प्रश्न खड़े हुए हैं और इस प्रश्न के साथ अगर ये सोचे कि कांग्रेस पार्टी इन सब की लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे तो बहुत बड़े मुगालते में। ठीक है जी तमजीद जी, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फिलहाल जीत गई है, जहां पे भाजपा को यकीन था कि वो जीतेगी क्योंकि इसने कश्मीर में काम कराया था। लेकिन वहीं एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में भाजपा को हार मिली, कांग्रेस को जीत मिली, तो वहीं हरियाणा के नतीजे सभी के लिए चौंकाने वाले। हम भाजपा प्रवक्ता से जानना चाहेंगे, विकास जी, कल से एक चीज और हाईलाइटेड हो रही है, जलेबी। ये क्या माजरा है? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद से ही जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वो मिठाइयों में ना लड्डू, ना बूंदी के लड्डू, ना बेसन के लड्डू, जलेबी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कर रहे हैं भाजपा वाले। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जी ने जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही थी जी। इन्होंने कहा था कि जलेबी की फैक्ट्री लगेगी और उसके बाद जो है पूरे दुनिया में जो है जलेबी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगती है। वहां की जनता ने ही उन्हें बता दिया कि राहुल जी जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगती है, जलेबी बनाई जाती है। और जीतने के बाद जो है, जैसे पहले की वहां की जनता ने तो उन्हें बता ही दिया, अब हम लोग उन्हें बना करके उसको खिला करके उन्हें जलेबी के बारे में उनको अनुभव बता रहे हैं कि जलेबी इस प्रकार की होती है और इस प्रकार से बनती है, आप उसका स्वाद चख लीजिए। तो ये बात जलेबी इसलिए चर्चा में है जिससे राहुल गांधी जी को कम से कम देश के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, देश के खान पान के बारे में, देश की व्यवस्था के बारे में उन्हें कम से कम पता चल जाए, इसलिए जलेबी चर्चा के विषय में है। अभी हमारे पिछले आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उनकी बात को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी प्रत्येक सीटों पर गिना रहे थे कि हमें इतने वोट मिले और हमारा गठबंधन नहीं हुआ, इस वजह से जो है कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव में हार गई।
तो पहले ये चीज तय कर लेना चाहिए था। क्या आप कांग्रेस पार्टी को चुनाव हराने के लिए लड़ रहे थे? आपका सिर्फ यही उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाए? और अगर आप ऐसा उद्देश्य था तो इसके पहले लोकसभा चुनाव में आपका जो महागठबंधन हुआ था और उसका क्या उद्देश्य था? सिर्फ आपका उद्देश्य रहता है कि हम प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दें। और मतलब ये बिना बेसिर पैर की बातें हैं, बस क्रेडिट लेने का है अपने आप में। दिल्ली में आप अपनी सरकार संभाल नहीं पा रहे हैं, आप कितने आपके सभी बड़े नेता घोटालों में फंसे हुए हैं, और दिल्ली के लोकसभा में आपकी क्या हालत हुई है आप जान ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप सीट नहीं जीत पा रहे हैं। किसी तरीके से आप लोगों ने एक बार लोगों को बेवकूफ बना दिया, बार बार आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, जातिगत जनगणना करेंगे। अरे भाई, कौन आपको रोका? आप करिए ना संविधान बचाने की बात, लेकिन जनता ही तो आपकी बात नहीं मान रही है। जनता को ही आप लोगों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो आपको नहीं समर्थन दे रहे हैं। आप बेवजह के लोगों को घुमाने का बात बंद करिए, जमीन पे काम करिए, अपने नेता से कहिए कि वो देश के बारे में जाने। पदयात्रा कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी भी उन्हें इसमें समझ में नहीं आया कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगाई जाती है, जलेबी को बनाया जाता है और उसके बाद उसका स्वाद किस प्रकार से होता है। कहीं वो ऐसा ना बताते कि जलेबी खट्टी मिठाई होती है। तो इस प्रकार से अपने देश के नेता अपने नेता से कहें कि वो देश को और जाने, लोगों को जाने और समझने का प्रयास करें, जमीन पर काम करें। बेवजह की बयानबाजी अंदर इसी कमरों में बैठ करके ना करें, इससे उनके इसी तरह से जो परिणाम होंगे वो उसी प्रकार के होंगे जैसा उन लोगों ने कल्पना नहीं किया हुआ था। जी, तमजीद जी, प्रखर जी, विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आई, जहां एक तरफ भाजपा में जीत का जश्न का माहौल मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहीं अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। बता दें कि हरियाणा में मिली हार कांग्रेस के लिए एक सदमे का काम कर रही है, जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी बताई जा रही है, तो कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भाजपा सरकार का दबाव बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गोदरेज गोदाम में भीषण आग लग गई है। ये अपडेट लखनऊ से, जहां गोदरेज गोदाम में आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि एक गोदरेज की फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बता दें दमकल कर्मियों की टीम आग बुझाने में जुट चुकी है। ये अपडेट आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां गोदरेज गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि दमकल की गाड़ियां, दमकल टीम मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। रिहायशी इलाके में चल रही एक गोदाम में आज भीषण आग लग गई। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे तो तस्वीरें आप देखेंगे मड़ियाव इलाके का जो रिहायशी इलाका है, उस रिहायशी इलाके में जो गोदरेज का गोदाम है, यहाँ पर अगर बात की जाए फ्रिज, एसी समेत जो वॉशिंग मशीन का जो गोदाम था, उस गोदाम में पूरी तरीके से आग लगी हुई है। आग लगे हुए घंटा भर से अधिक समय हो गया है और जिस तरीके से आग लगातार विकराल रूप ले रही है, तो वहां पर अगर दमकल कर्मियों की बात की जाए तो वो लगातार जान जोखिम में डाल करके इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे होंगे, दमकल कर्मी किस तरीके से धुएं के गुबार के बीच में यहाँ पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएंगे गोदाम की, तो गोदाम के अंदर की भी आप तस्वीर देखेंगे और तस्वीरों में साफ तौर से जो धुआं देखेंगे, आग देखेंगे, आग की लपटें देखेंगे, उस लपटों के बीच जो सामान जल रहा है उसकी तस्वीरें देखेंगे। लेकिन अगर हम तीसरी तस्वीर दिखाएंगे तो जो फ्रिज है, यानी कि जो गोदाम में रखा हुआ माल है, वो जिस तरीके से जल चुका है और उसको निकालने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों की बात की जाए, जो स्थानीय पुलिस की बात की जाए, वो दमकल कर्मियों के साथ पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार यहाँ पर आग पर जो काबू पाने की बात की जाए उस पर लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से गोदाम में आग लगी है, अगर बीते दिन की बात की जाए, यानी कि एक दिन पहले की, तो एक दिन पहले भी जो इस सीतापुर रोड पर एक गोदाम है वहां पर आग लगी थी। वहां पर लगभग 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां 6 घंटे से अधिक समय तक आग पर काबू पाने का प्रयास करने में लगी रही। लेकिन अगर यहाँ पर गोदाम की बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन की आप देखेंगे, हाइड्रोलिक मशीन भी यहाँ पर लगी हुई है, वो भी उससे ऊपर से की जो तय, अगर बात की जाए ऊपर से जो आग पर काबू पाने की बात की जाए उस पर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। सीएफओ की अगर बात की जाए
वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये हम परिसर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर गोदाम है और उस गोदाम में जो आग की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों की साफ तौर से लपटें देख रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर जो फैक्ट्री मालिक है, कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी जो तस्वीरें वो यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर एक भय की बात की जाए, धुएं के गुबार के बीच आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर भी एक पूरी तरीके से भय का जो माहौल है वो बन चुका है। और उस भय के बीच यहाँ पर आग पर जो काबू पाने की बात की जाए, उस पर लगातार प्रयास भी करने में जुटा हुआ है दमकल कर्मी। लेकिन अगर सवाल यह है कि जिस तरीके से दमकल कर्मी आग की लपटों के बीच से जिस तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो रिहायशी इलाके में जो गोदाम चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन पर जो लगाम लगाने की बात की जाए जिससे आम जनमानस इस धुएं के गुबार के बीच भय के माहौल में व्याप्त है, उस पर किसी तरीके से लगाम नहीं लग पा रही। हमारे सहयोगी सतीश के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस वक्त की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता। सुनहरी झील में कुछ झिलमिलाती कश्तियां देखी। दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना, कह दे। इस 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए। ये मौसम आशिकाना है, चले आओ कहीं से तुम। राज़े हयात क्या है समझना है, अगर तुझे पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। पपीहा मन का छेड़े है, तुम्हारा नाम ले लेकर। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। देखते रहिए क्या कहने और देखते रहिए प्राइम टीवी। आपके अमूल्य जीवन और स्वास्थ्य के लिए